मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, वो हमने स्टार्ट किया था। कौन सा लॉ देखा था उसमें? लॉ देखा था ना जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, क्या था? बीओ लॉ, वो लॉ हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या स्ट्रेट वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टडी की थी ना, उसका फॉर्मूला लिखा था, अलग अलग केस काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, ठीक है। और भी अलग अलग शेप आते हैं, वो स्टडी करना है। कुछ डिराइवेशन है जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो वो आज पार्ट क्या कवर करना है, ठीक है ना। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying arc, current carrying arc, एक आर्क है, एक आर्क में मान लो करंट क्या आई जा रहा है, इस आर्क का रेडियस जो उसका सेंटर होगा, आर्क का रेडियस क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल, आर्क कुछ एंगल बनाएगा, वो क्या ले लेते हैं, फाई, ठीक है। तो इधर भी ये भी करंट कैरी करना तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सेंटर, आर्क के सेंटर से। तो इसका डिराइवेशन आता है पर ये बोर्ड में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इसका मेन फॉर्मूला ही लिखा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 इसका सिंपल फॉर्मूला है, नॉट आई फाई अपॉन 4 आर, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लो स्टेटमेंट, ड्रॉ कर लो। स्टेटमेंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज गिवन बाय, बाद में लिख लो फॉर्मूला। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वायर का याद है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट वायर का राइट हैंड हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट, करंट कैसे जा रहा है, और फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती है, फील्ड कैसे घूमेगी। इसमें ना उल्टा हो जाता है, फिंगर्स करंट रिप्रेजेंट करते हैं और थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक। तो इसमें देखो करंट कैसे घूम रहा है, इस डायग्राम में अगर देखें तो करंट कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिंगर्स को ऐसे ही रखो, क्लॉकवाइज घुमाओ, कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ, इसमें उल्टा होगा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी अपने डायग्राम में, ओके। वो एक स्टेटमेंट डाल दो, फॉर डायरेक्शन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, फॉर डायरेक्शन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, और इसमें देखो फिंगर्स रिप्रेजेंट करंट, fingers represent current and thumb represent speed, and thumb represent speed, thumb represent speed,
ठीक है, इसके आगे लिखो फॉर अ सर्कुलर लूप, इसको ही लिखना है फॉर अ सर्कुलर लूप विथ n टर्न, कैपिटल N लेना, और सर्कुलर लूप विथ n टर्न, मुझे लूप दिया पूरा सर्कल है तो उसमें अब फील्ड निकालनी है। पाई मुझे बताओ क्या होगा, पूरा सर्कल देखे कितना हो जाए, 3 टेक्निक पर रेडियस में लिखना है, कितना होता है 2 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई, पाई की जगह क्या डाल देंगे 2 पाई अपॉन 4 पाई आर। इसमें एक और चीज आएगी, क्या आना चाहिए एन टर्न्स है, ये हमने किसका एक टर्न का निकाला, दूसरा वायर हो क्या डबल हो जाएगा, तीसरा ट्रिपल होगा, तो क्या होगा इनटू एन, ये 2 पाई कैंसिल कर दो तो भी कितना आ गया एन म्यू नॉट आई बाई 2, ठीक है ना, ये सर्कल की वजह से। देखिए अब इसमें ना फील्ड ड्रॉ करते हैं, जैसे एक वायर में हमने देखा है कि अगर एक लॉन्ग वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर बनती है, आसपास सर्कल बनते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज ऐसे लूप है, सर्कुलर लूप है, जैसा ये लूप दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इसमें करंट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है डायरेक्ट लाइन, मतलब क्या है पीछे का पार्ट, तो करंट कैसे जा रहा है, तो आई कैन करंट ऐसे घूम रहा है तो फील्ड कहाँ जाएगी ऊपर, तो इसकी जो फील्ड होती है ना वो ऐसे कुछ दिखती है, तो इधर से फैलती है, इधर ऐसे पूरा लूप बनाती है, यहाँ से वापस ऐसे फील्ड होती है, ठीक है, एक लूप की होती है ऐसा, ओके प्रॉपर है। चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये जो कि डायग्राम का क्वेश्चन है, दोनों ये सेमी सर्कल है उस हिसाब से बनाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, चलिए तो फाइंड फील्ड एट पॉइंट 4,
find field at point O। पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। देखो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? एक सेमी सर्कल है, इसको वन नाम दे देते हैं, और एक स्ट्रेट वायर भी है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रेट वायर भी है ना, स्ट्रेट वायर का भी पड़ा है, ये 2 ले लेते हैं, बाकी ये 2 सेमी सर्कल आ रहा है, इसको 3 बना देते हैं और ये 4। तो नेक्स्ट पहले सबसे ना डायरेक्शन देख लो, इसमें से कैसा होगा डायरेक्शन, बोलो क्या होगा डायरेक्शन? चलो राइट हैंड समझो, करंट अब फिंगर्स हो जाएगी, और कैसे जा रहा है करंट इसमें? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कहाँ पे आएगा? बाहर की तरफ, फील्ड से बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इसमें चेक करो जैसे घूम रहा है, बाहर की तरफ ही आएगी, ठीक है ना। एक सेंस में अगर घूमता है ना करंट, तो सर्किट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सबको ऐड कर देंगे, B1 plus B2 plus B3 plus B4, ठीक है। चलो इसकी वजह से B1 इसकी वजह से निकालते हैं, तो जो आर्क का फॉर्मूला लगा है वही लगाना है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई, पाई बताओ, सेमी सर्कल है, कितना होगा पाई? पाई 180 डिग्री, पाई अपॉन कितना है? 4 पाई, रेडियस कितना है इसका? आर, ठीक है ना। ये B2 बताओ, B2 मतलब एक स्ट्रेट वायर, इस वायर का यहाँ से निकालना क्या होगा? ये जो वायर है देखो, ये पॉइंट है उसकी एक्सिस पे, तो अलग से लिखा है, एक्सिस पे हो तो क्या होता है? 0। और लॉजिक है, सर्कल्स बनते हैं, पास ही नहीं होता इधर से, ठीक है ना। एक्सिस पे हो तो मैग्नेटिक क्या हो जाती है? 0। B3 का लिखो, सेमी सर्कल, वापिस सेमी सर्कल आया बड़ा वाला, उसके वजह से क्या होगा? देखो क्या होगा? B3 की वजह से देखो म्यू नॉट, करंट तो उतना ही जा रहा है, पाई बोलो कितना पाई होगा? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है 4 पाई, इसका रेडियस कितना होगा? 2r, इसका रेडियस कितना होगा? 2r। और B4 का बोलो क्या होगा? 0, वापिस एक्सिस पे ही, चलो ऐसे कितना है? 3 म्यू नॉट आई बाई 8 r, ठीक है। क्या आ गई अपनी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और बाजू में ऐसे डायरेक्शन लिखना हो बाहर की तरफ था ना, तो याद है ये सिंबल डॉट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन भी ड्रॉ करना। चलो ये डायग्राम क्वेश्चन सेम है, फाइंड फील्ड एट ओ, करो ट्राई।
चलो डिस्कस करते हैं। इसमें से नंबर दे दो। ये पहला लूप ले लेते हैं, सॉरी पहला पार्ट ले लेते हैं, दूसरा तीसरा और ये चौथा। इधर भी सेंस देखो, एक ही सेंस में ना करंट। डायरेक्शन बोलो मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले डायरेक्शन स्टडी करो, बोलो डायरेक्शन। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, अंदर। इसमें भी अंदर ही आएगा, एक सेंस में घूमता है मतलब करंट हर जगह सेम ही होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर भी क्या है, सबको ऐड करना है। ठीक है, और चलो V1 इसकी वजह से देखते हैं। म्यू नॉट I फाइव कितना, ये इतना 3/4 है, मतलब 270 डिग्री, मतलब कितना हुआ 3 5/2 अपॉन 2 रेडियस कितना है 4। और 2 की वजह से क्या होगा 0 एक्सिस पे। 3 की वजह से, अब देखो ये 3 ये आर्क है, यहाँ पे निकाल सकते हैं सेंटर पे कितना होगा, म्यू नॉट I 5 इस आर्क का कितना एंगल बनेगा 90 5/2 अपॉन 4 इसका रेडियस 2r, इस आर्क का रेडियस कितना होगा 2r प्लस V4 कितना होगा 3। क्या आंसर 7/16 क्या म्यू नॉट I बाई r। याद है आंसर। हाँ होगा ये 8 to 7, ठीक है। Okay, next question। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम समझाता हूँ तो ड्रॉ कर पाओ। देखो ऐसे इंफाइनाइट वाला इधर से आ रहा है और सेमी सर्कल बन रहा है, वापस सीधा जा रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल का रेडियस आ रहा है ये 0.4। क्वेश्चन सेम, फाइंड फील्ड एट 0.2, फाइंड फील्ड एट 0.4। इसमें भी सेम 3 पार्ट है, 2 वायर है और एक सेमी सर्कल है, तीनों 3 की वजह से निकल रहा है।
वायर का फॉर्मूला में कल पढ़ा था। सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी सेम 3 पार्ट है, 1 2 और 3। पहले ना इस वायर की वजह से, देखो ये वायर है, यहाँ पे पॉइंट है, तो अब इधर मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड। इधर पे तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब इसमें थंब देखना है, करंट थंब इस तरफ है, फिंगर जैसा है, मतलब इधर से फील्ड जाएगी और इधर अंदर घुसेगी। ठीक, तो इधर क्या है, ऐसे अंदर की तरफ, इसकी वजह से बताओ इसकी वजह से क्या होगा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज क्या कह रहा है, इसकी वजह से भी अंदर आएगा, इसकी वजह से अब इस तरफ देखो कैसे अंदर ही आता है, इधर से बाहर आएगा, सबके वजह से सेम ही आता है, एक सेंस में घूमता है। ठीक है, तो V1 के लिए क्या करें, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, μ0 I अपॉन 4 पाई R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही होगा, sin phi1 प्लस sin phi2। तो देखो phi1 phi2 कैसे निकालते हैं, या क्या कनेक्ट करने होते हैं, एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट इधर ही है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, ये भी लाइन बनी, तो एक एंगल क्या होगा, एक एंगल क्या होगा, 0। या आपके साथ ही एक्सैक्ट लाइन बना रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। दूसरा एंड पॉइंट इधर है, कितना एंगल बनेगा, इनफाइनाइट पे जा रहा है, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा ना ऑलमोस्ट। तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90। तो B1 कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 कितना आएगा, μ0 I अपॉन 4 पाई R। ठीक है, B3 की वजह से क्या होगा, B3 मतलब ये वाले का है, क्या उससे भी होगा, इसके जैसा ही पे, तो कोई वापस सॉल्व नहीं करना, ये B3 है। B2 सेमी सर्कल की वजह से क्या होगा, μ0 I पाई कितना होगा, I के बराबर होगा 180 डिग्री अपॉन 4 पाई R। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, B1 प्लस B2
प्लस B3 सबको ऐड कर दे, B1 और B3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। B2 कितना आ गया, म्यू नॉट I पाई अपॉन 4 पाई R। तो वो कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट I और 4 पाई R कॉमन है, अंदर क्या आएगा 2 प्लस पाई। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा। और डायरेक्शन क्या करें, अंदर की तरफ आई ना, इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन। वो इसमें देखो, जो इनफाइनाइट वायर का मैंने अलग से लिखवाया था, क्या था उसका फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। कब होता है वो, इधर है, इधर तक जाना तो दूसरी तरफ भी इनफाइनाइट पे जाना, तब वो फॉर्मूला लगता है। इधर तक वायर खत्म हो गया, इसको क्या कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, वो पूरा इनफाइनाइट करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी आधे पेज की स्पेस छोड़ देना, ये क्वेश्चन पहले लिख लो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दिया है, पर पहले खुद ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, ड्रॉ करो ये। ड्रॉ। ओके, इसमें देखो समझाता हूँ क्या है। जैसे करंट आ रहा है, ये वायर है। ठीक है, ये वायर का ना रेजिस्टेंस है, ये दिया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या यूनिफॉर्म, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिखो रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर इज यूनिफॉर्म, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, इधर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 वापस कंबाइन होके IR। ठीक है, तो इसमें ना दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। और दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड फील्ड एट द सेंटर, फाइंड फील्ड at the center। ओके, ठीक है, ये ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप में मैंने सोल्यूशन इसका डाल दिया। ठीक है, तो पहले खुद एक बार ट्राई। ओके, अब ये हमने क्या देखा, आर्क का देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, magnetic field on the axis of a circular loop।
magnetic field on the axis of a circular loop. तो इसका ना पहले तो डायग्राम समझा, तो इसका डिराइवेशन करेंगे पूरा। ये डिराइवेशन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों, ठीक है। इसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। और सिर्फ एक तरह से प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, सीखने मिलेगा इसमें, ठीक है ना, ध्यान। तो देखो पहले डायग्राम समझा देता हूँ। एक लूप है, ये जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ऐसे लूप बीच में से क्या ये एक्स एक्सिस पास और ये क्या होगी उसकी एक्सिस होगी, ये y और ये क्या हो जाएगा z, ठीक है, ऐसे लूप रखा हुआ है। ओके, अब हमें सेंटर पे तो अभी हमने निकाला सर्कल का, निकाला पाई क्या हो जाता है 2 पाई। तो सेंटर पे हमें पता है, पर मुझे अब एक्सिस पे यहाँ कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक, ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, कि अब इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा अलग है। तो फॉर्मूला स्टडी करते हैं, डिराइव करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने वो डीओ लॉ पढ़ा था, वो जो लॉ था उसमें देखो वो फॉर्मूला में क्या मिल रहा था, एलिमेंट की वजह से निकाला, डीबी एलिमेंट की वजह से निकाला। तो सेम यहाँ पे लॉ लगाएंगे, बाद में क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर थोड़ा पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो इसमें पूरे काम करते हैं, डिराइवेशन कर लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट साथ में लिख लेंगे। तो क्या करते हैं, ये ऊपर वाला एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए एलिमेंट लिया, जिसमें से करंट जा रहा है, तो डीएल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, लेंथ क्या है डीएल। पहले तो बीओ से वाला साइड पे ऐसा तो लिख लेता हूँ, क्या था बीओ से वाला, डीबी इक्वल क्या था, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। ओके, तो एक एलिमेंट ले लिया ऊपर वाला जिसकी लेंथ क्या है डीएल, ठीक है, ऐसे आ रहा है, मतलब डीएल एक्चुअली इस तरफ। ओके, अब आर क्या होता है, एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा अपना आर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन के लिए क्या राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो राइट हैंड थंब रूल किसका निकालना है, डीएल का, और इस तरफ आर है, डीएल क्रॉस आर कर सकते हो, आता है क्रॉस प्रोडक्ट, डीएल इस तरफ है और आर इस तरफ है, तो डीएल क्रॉस आर कर, डीएल इस तरफ है, आर ऐसा कुछ एंगल पे, तो डीएल क्रॉस आर कैसे आएगा, मतलब यहाँ कहीं जाएगा, इसके पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वैसी इस तरफ आएगा अपना डी बी, ठीक है। ये राइट हैंड रूल ऐसे भी लगा सकते हैं, डीएल इस तरफ है, आर अपना ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ठीक है, इस तरफ। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है, ये तो 90 होगा, इसमें ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ, ये कंपोनेंट किस तरफ होंगे वाई डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब एग्जैक्ट नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट नीचे एलिमेंट बनाओगे तो फील्ड यहाँ पे आएगी, तो इस फील्ड के कंपोनेंट एक नीचे और इस तरफ, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट वाई, वाई कंपोनेंट क्या कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो भी इंटीग्रेशन करना है किसमें करेंगे एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बता दिया। तो इसमें एक काम करते थोड़ा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा रिलेशन है, पहले इस डायग्राम का लिखना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लेना, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर placed in YZ plane, placed in YZ plane with center at the origin, with center at the origin, ठीक है। और क्या है, ये पॉइंट भी लिया है ना, तो कितने डिस्टेंस पे लिया है, एक्स डिस्टेंस पे लिया है, उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट को ना सी बना देना, तो मैं कर दूंगा, तो कंटिन्यू में लिखो, क्या लिखोगे कि पॉइंट पी इज सिचुएटेड, पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ए
a distance h from the center of the loop, from the center of the loop along x-axis, along x-axis. ठीक है, ये अपना बेसिक स्टेटमेंट आ गया है जिससे हम डायग्राम बना सकते हैं. ड्रॉ करो डायग्राम, बहुत बड़ा ड्रॉ करना. देखिए इसमें स्टेटमेंट, इसके बाद डायग्राम के स्टेटमेंट ऐड करो. अब क्या एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. देखो, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑन द लूप. कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑन द लूप. ठीक है, फुल स्टॉप. The magnetic field dB, the magnetic field dB due to the element, the magnetic field dB due to the element can be applied. Magnetic field due to element, whichever magnetic field dB due to element can be obtained. So applied can be obtained. Can be obtained by using Biot-Savart law. By using Biot-Savart law. ठीक है, तो पहले वो लॉ लिखना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट जो लिखा उसमें ये लिखो, E इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट I dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब. ऐसे लिखो. देखिए, अब देखो dl क्रॉस r है, क्रॉस प्रोडक्ट है. इधर dl किस तरफ है, यहाँ पे r इस तरफ है. मुझे dl और r के बीच में एंगल पता है. dl इस तरफ है,
आर इस तरफ है, डीएल इस तरफ, आर इस तरफ, कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। तो डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं? डीएल आर, तो आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे लिखो हियर डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, वेक्टर में लिखना है दोनों, हियर डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, dl is perpendicular to r, so the magnitude of the field, so the magnitude of the field, so the magnitude of the field, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड dv इक्वल टू, देखो dl क्रॉस आर को dl आर लिख सकते हैं, कार कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, dv इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं ना, ये dv की डायरेक्शन कैसे है? dl क्रॉस आर से, उसके बाद हमने कंपोनेंट बनाए, पूरा लिखना पड़ेगा, ये बड़ा डेरिवेशन सिंगल आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें dv की डायरेक्शन के बारे में लिखना है, लिखो द डायरेक्शन ऑफ dv कैन बी ऑब्टेन्ड, द डायरेक्शन ऑफ dv कैन बी ऑब्टेन्ड बाय dl क्रॉस r, can be obtained by dl cross r as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट बने, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम लिखो द फील्ड db, the field db has two components dpy and dbx, field db has two components dpy and dbx, dpy and dbx, कौन कैंसिल हो? dpy कैंसिल हो, जो भी मिल जाएगा dbx से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो the component dpy gets cancelled on summation, the component dpy gets cancelled on summation, component dpy gets cancelled on summation, so the net magnetic field, so the net magnetic field is due to the summation, the net magnetic field is due to the summation of dbx, is due to the summation of dbx, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंटीग्रेशन dbx, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन db को इधर डाल देते हैं, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जो होगा अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इधर अच्छा एक मिनट, सॉरी dbx है ना, तो बोलो cos थीटा है sin थीटा, इस तरफ cos आएगा, इधर क्या आएगा? sin, तो d इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन dbx, मतलब इंटीग्रेशन db sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा डाल दिया। अब इधर है ना साइन थीटा और आर, उसको ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इतना लिखो, देखिए so here साइन थीटा डायग्राम में साइन थीटा क्या हो जाएगा?
ये ट्रायंगल है, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर को देखो, कैपिटल आर और एक्स है तो स्मॉल आर हाइपोटेन्यूज हो गया, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। और ये भी लिख लो, आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स होना है, लिखो ये। चलो इधर मैंने सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, इधर तक लिख लो, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, ये अपनी इक्वेशन आई। देखिए ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करना है, ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है पर एकदम सिंपल है। देखो इधर क्या क्या कांस्टेंट है वो बताओ। म्यू नॉट आई आर 4 पाई, वो सब कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है कि नहीं? डायग्राम में देखो, ऊपर वाला एलिमेंट लिया था हमने, मान लो कोई और एलिमेंट लेते हैं नीचे वाला, एक्स उधर ही रहेगा कि चेंज होगा? एक्स तो क्या है, वही है, फिक्स है, ये हमने पॉइंट तो फिक्स रखा है, इधर एक्स भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, डीएल, ठीक है, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करना है। इसके आगे लिखो, हियर एक्स विल बी कांस्टेंट, हियर एक्स विल बी कांस्टेंट because the point is fixed, here x will be constant because the point will be fixed. So क्या होगा, मतलब सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन डीएल, डीएल मतलब क्या है, पूरी लूप की लेंथ क्या होगी, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब क्या, पूरी लूप की लेंथ हो गई, कितना होगा पूरी लूप की लेंथ, सर्कमफेरेंस हो गया ना उससे 2 पाई आर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बी इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट आई आर, डीएल की जगह 2 पाई आर डाल दिया, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, तो बी इक्वल टू, देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये आया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो कहाँ पे है, उसके कंपोनेंट बनाइए, कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, और सही वाला ही बचा ना, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, बस वो एक क्लास में, द डायरेक्शन विल बी अलोंग द एक्सिस।
ठीक है, ये डेफिनेटली आ सकता है डेरिवेशन। ठीक है ना, ये एक पार्ट देख लिया हमने, फील्ड वाले अलग अलग फॉर्मूला देखे। इसमें ना एक और लॉ भी आता है, वो भी इम्पोर्टेंट लॉ है। लिखो एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तो समझाता हूँ क्या है। इसमें एक मान लो एक इमेजिनरी लूप है, ऐसे ये लूप बना रहे, ठीक है। इस लूप में से ये लूप है, वायर नहीं है, कोई भी ऐसे इमेजिनरी लूप में ड्रॉ किया। अब वायर इधर से ड्रॉ कर रहे हैं, इस लूप से ऐसे वायर पास हो रहे हैं, वायर पास हो रहे हैं, ऐसे बाहर भी पास हो सकता है, ठीक है। और मान लो इसमें करंट कुछ I1 जा रहा है, इसमें I2 नीचे जा रहा है, इसमें I3 ऊपर जा रहा है, इसमें I4 नीचे जा रहा है, तो कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये सब वायर हर जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लॉ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने वो बीओ लॉ को देखा, वो भी है एम्पियर्स लॉ भी। तो ये लॉ ना थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। क्या करना होता है, ये जो लूप है ना, इस लूप का नाम है सर, क्या कहते हैं इसे, एम्पीरियन लूप। क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप। ओके, तो क्या करना होता है इसमें, पहले ना लूप को कोई डायरेक्शन दे दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन दे दो, नई वाली डायरेक्शन दे दो। लूप में तो कोई करंट नहीं जा रहा है, सिर्फ ऐसे डायरेक्शन दे दो, ठीक, इसमें डायरेक्शन दे दो। अब एक एलिमेंट लो इधर, तो ये क्या उसकी लेंथ होगी, तो डीएल वेक्टर क्या इस तरफ होगा। अब ये सभी वायर इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे आसपास, तो मान लो नेट मैग्नेटिक फील्ड सभी वायर की वजह से इधर फील्ड मान लो कुछ इस तरफ आ बी, ऐसा हर एक लूप में होगा। तो ये लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल, ठीक है, फील्ड और लेंथ डॉट प्रोडक्ट, उसको पूरा लूप में इंटीग्रेट करो। ये सर्कल बनाते हैं मतलब क्या, पूरे लूप में करो, तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू नेट करंट। ये जो इक्वेशन है ना, इसको एम्पियर्स लॉ कहते हैं, ठीक है। बी और डीएल उसका इंटीग्रेशन करो तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई नेट। ये जो आई नेट है, कौन सा करंट लेना है, इंटरनल करंट, अंदर का ही लेना है, जो लूप के अंदर होता है। तो अपने डायग्राम में मुझे बताओ, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कौन से करंट आएंगे, I1, I2 और I3, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। कैसे डिसाइड करते हैं, लूप में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऊपर आ रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए, I1 माइनस I2 प्लस I3, I4 नहीं है, जो अंदर का करंट है वो ही लेते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, एम्पियर्स लॉ कहते हैं। ये बहुत ही काम का लॉ है, इससे हमें ना काफी सारे फील्ड निकाल सकते हैं, डिराइवेशन जाते हैं, ठीक है। आज डिराइवेशन डे ही है, समझ लो, ठीक है, डिराइवेशन भी करना है, ये यूज आएगा एम्पियर लॉ डिराइवेशन के, ठीक है। बाकी इसके प्रॉब्लम्स जनरली इसमें नहीं आते। इसमें पहले वो लॉ लिखवा देता हूँ, ठीक है, बाद में इसके भी एक दो डिराइवेशन बस लिखना, ठीक है। पहले लॉ लिख लो, बाद में इसको लिखना। देखो, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field, the line integral of magnetic field along a closed loop, the line integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times is equal to mu naught times the net current inside the loop
is equal to mu naught times the net current inside the loop. Net current inside the loop, ठीक है, और mu naught times net current inside the loop, ठीक है, अंदर का ही करंट देखना है. ओके, अब इधर देखो, पहले ये इक्वेशन, ये लॉ लिख लेना, पहले बॉक्स बना दो, उसके बाद ये डायग्राम लो, ठीक है. ड्रॉ कर लिया. इसमें देखो कुछ पॉइंट्स बताओ, जैसा पॉइंट ये सब बोर्ड में आता है, जो लिखवा रहा हूँ. ओके, पहले तो क्या ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन है मेन जिसपे बॉक्स बना है, करंट कौन सा होता है, इंटरनल, ठीक है. फील्ड क्या होती है, सिर्फ इंटरनल वायर की वजह से नहीं होती है, फील्ड क्या होती है सभी वायर की वजह से, ठीक है. ये ध्यान रखना है. कोई पॉइंट लिखो. इन एम्पियर्स लॉ, in Ampere's law, the current will be considered that is inside the loop. Current will be considered that is inside the loop. Current will be considered that is inside the loop, but the magnetic field will be due to all the current. Magnetic field will be due to all the current. Okay. और इसमें ना एक और पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक लॉ आता है फ्लक्स के लिए, कौन सा लॉ आता है, गॉस लॉ. जैसे उधर गॉस लॉ होता है, याद हो तो पता है, उसमें गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, किसके बराबर होता है. अब ये संडे एग्जाम है, Q by एप्सिलॉन नॉट, वो Q कौन सा लेना होगा, जैसे ही उधर एप्सिलॉन था, यहाँ पे क्या गया म्यू नॉट, इधर उधर इंटरनल चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या गया इंटरनल करंट. एनालॉगस सेम है, ठीक है, वो भी एक सेगमेंट ऐड कर. This law is analogous to Gauss law. This law is analogous to Gauss law. ओके, अब इसको एम्पियर लॉ में लगाना सीखते हैं, तो एक दो डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है. बाद में एक डिराइवेशन देख लेते हैं,
बाकी ऐसा हो तो मैं अभिषेक सर को बोलूंगा, इनको डिराइवेशन वो बता देंगे, वो बोर्ड में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, डिराइवेशन भी आ जाएगा, ठीक है। इजी है डिराइवेशन, थोड़ा समझ में आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पर एक मुझे बताना है ताकि क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें ये डायग्राम देखो दिया हुआ है, ड्रॉ करो एग्जाम्पल, और जैसे बताया वैसे देखो ड्रॉ करना प्रॉपर्ली, लूप से ऐसे पास हो रहे हैं वायर। चलिए तो अब देखो इसमें क्या लिखना है, हर एक लूप में है ना ये लॉ लिखना है। तो पहले लूप की बात करते हैं, पहला लूप मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग अपने आप ट्राई करो। पहले लूप में लूप L1 की बात करें तो इंटीग्रेशन b डॉट dl वो तो फिक्स रहता है, इक्वल टू म्यू नॉट, बस ये मेन अंदर वाला पार्ट ये लिखना है, करंट कौन सा बनता है, ठीक है। तो देखो ये लूप दिया हुआ है एम्पीरियन लूप, पहले तो इधर राइट हैंड थंब लगा, कहाँ पे आ रहा है करंट, ऐसे जा रहा है लूप, ऐसे घूम, करंट नहीं है ये ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, बोल कम कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड थंब लगा, वो फिंगर ऐसे घूम रहे, कम कहाँ पे आ रहा है नीचे, मतलब नीचे की डायरेक्शन क्या लेना पॉजिटिव, ऊपर क्या लोगे नेगेटिव। कौन सा करंट पास हो रहे हैं, तीन पास हो रहे, बोलो प्लस साइन या माइनस साइन, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव तो करंट ऊपर जा रहा है, क्या होगा माइनस I1, बोलते जाओ बाद में, माइनस I2 और प्लस I, ठीक है ना। बाकी दो लूप का लिखो, डिसाइड करो डायरेक्शन, ओके। इसमें लूप 2 की बात करें, राइट हैंड थंब लगाओ, किस तरह वाला था, वैसे घूम रहे, यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ, तो इंटीग्रेशन b डॉट dl म्यू नॉट, बोलो प्लस I2 या माइनस I2, प्लस I2 ऊपर डायरेक्शन पे पॉजिटिव है,
प्लस I2 और माइनस I2, ठीक है। L3 की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो कोई करंट ही पास नहीं हो रहा, क्या होगा, एक और एग्जांपल है, लूप दे रखा है और दो वायर्स है, ठीक है, I1 और I2 एंगल थीटा पे बना है, तो इधर मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए क्यों ड्रॉ करते हैं जब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए, उसमें क्या आएगा, ये आएगा, कंपाउंड नहीं देखते, मेन क्या करंट ही देख रहे हैं, कितना करंट पास हो रहा है, एंगल के पास हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, चार्ज ही पास हो रहा है, ठीक है, एंगल नहीं देखते, मेन वही देखना होता है, कितना करंट बस पास हो रहा है, ठीक है, कंपाउंड नहीं आएगा। ओके, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक डिराइवेशन करवा देता हूँ, ठीक है, ये लॉन्ग वायर की वजह से देखो बीओ सेवा के बाद जो पढ़ा था, लॉन्ग वायर की वजह से क्या था फॉर्मूला, इम्पैक्ट वायर की वजह से फॉर्मूला 0 डाई बाई 2 पाई आर है ना, ये अपना फॉर्मूला रहता है, वो डिराइव करना है, किससे डिराइव करना है, एम्पियर लॉ, ठीक है, ये भी डेफिनेटली आ सकता है, ओके। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, लिख लो क्वेश्चन, apply Ampere's law to obtain magnetic field, apply Ampere's law to obtain magnetic field, due to an infinitely long straight wire, due to an infinitely long straight wire, due to infinitely long straight wire, इसका डिरेक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है इसका डिरेक्शन, क्या है कि ये एक इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करंट आ ही जा रहा है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P r डिस्टेंस पे, ठीक है, इधर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
अब क्या लगाना है, एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो सबसे पहले तो लूप होनी चाहिए अपने पास। तो लूप मुझे ड्रॉ करनी है, कैसी लूप ड्रॉ करूँ, इधर से पास होनी चाहिए, तो कैसी लूप ड्रॉ करूँ, मैं ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ, कौन सा बनाना चाहिए, जैसे वायर है यहाँ पे पॉइंट P, कौन सा बनाना चाहिए, सर्कल, सिमेट्रिक लूप होनी चाहिए। तो एक एम्पीरियल लूप कौन सी लेते हैं, सर्कुलर एम्पीरियल लूप ले लेते हैं, ठीक है ना, ये अपनी एम्पीरियल लूप है, जैसे सर्कल जो कहाँ से पॉइंट P से पास हो रही है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह स्टडी करना, तो टॉप व्यू ऊपर से अगर देखें तो ये लूप क्या है, पूरा सर्कल दिखेगा, बाहर कैसा दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे सर्कल बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बनेगी, तो ये क्या लूप की डायरेक्शन ले देते हैं। ओके, अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इसका छोटा ही डेरिवेशन पूरा डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे करंट आई है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट लो यहाँ पे, तो डीएल क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या यही डायरेक्शन में। मान लो इधर कहीं पे एलिमेंट लेते हैं, तो डीएल इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, यही डायरेक्शन में होगी। तो पूरे लूप के लिए क्या एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट आई नेट, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, सेमी डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी डायरेक्शन में दोनों वेक्टर बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो क्या लिख सकते हैं, बी डी एल इक्वल टू लूप के अंदर करंट क्या है, अब बी हर जगह क्या होगा, सेम होगा, आर डिस्टेंस पे है, सिमेट्री है ना, बी हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो डी एल का इंटीग्रेशन करो क्या होगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो डी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, हो गया मेरे एक फॉर्मूला, ठीक, उसे एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। लिख लो स्टेटमेंट, कंसीडर अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, कंसीडर अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, कंटिन्यू लिखो, पॉइंट P is at perpendicular distance r from the wire. Point P is at perpendicular distance r from the wire. ठीक है, from the wire. Okay, full stop. अब क्या वो लूप बना है, एम्पीरियल लूप है ना, नेक्स्ट टाइम में लिखो an ampere loop, an imperial loop of circular shape, an imperial loop of circular shape passes through point P, passes through point P. ओके, ये दोनों डायग्राम बना, दोनों डायग्राम ड्रॉ करना।
ये इक्वेशन कोई मत लिखना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए जो लिखो इसमें the magnetic field due to the wire, the magnetic field due to the wire will be same. The magnetic field due to the wire will be same on each point of the loop. On each point of the loop due to symmetry as shown in the figure. Due to symmetry as shown in the figure. ठीक है, सिमेट्री और क्या होगा, सेम। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, बाद में इक्वेशन लिखो। देखिए ठीक है, ये डिराइवेशन है, ठीक है ना। एक दो डिराइवेशन और है जो डेफिनेटली वो भी आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। तो सर को बोल दूंगा, पर ऐसे छोटे छोटे ही तो फटाफट हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन भी है सेम, ठीक है, पूरा पार्ट अपना वो पैरेलल में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया, ठीक है। और अभी जो अपना फोकस है इसमें अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अभी टेस्ट के जो प्रिपेयर कर रहे हो वही करो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक से इसका आएंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये जो अपने एडवांस के बच्चे हैं जिनको डिग्री मिली थी वो रुक जाओ, बाकी को जाना जा सकते। कितना किया है लेकिन में 100 क्वेश्चन बाकी है, बाकी सारे वो करेंगे। बाकी सबका टोटल कितना किया है? दो हुए ना, दो मतलब सेशन हुए ना जिसमें प्रैक्टिस सेशन हुए, ठीक है। मैं मेरा तो क्या दूसरे क्लास में तो उस टाइम पे तो मैं नहीं आ सकता हूँ, पर ऐसे क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो कब करेंगे तो हाँ चालू करेंगे, तो कब डिस्कस करेंगे? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का क्लास होता है, तो
जिस दिन लगे कि भाई हो गया है अपना, ठीक है ना, तो उससे डिस्कस कर लेंगे। ओके, वो ग्रुप में हो तो डिस्कशन हो जाएगा। अभी वो इसके प्रॉब्लम कर जी, इसके बाद भी एक अच्छे लेवल की और भी आती है लिखी वो भी मिलेगी, पर मैं दूसरे चैप्टर की पहले दूंगा, बाद में कंबाइन दे दूंगा मैं, ठीक है। ये क्या एक बेस बनाएगा एडवांस, ठीक है, इसमें काफी अगर कुछ डाउट है तो इसमें क्या काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा, कुछ नया हो सकता है, नया कंसेप्ट भी सीखने में एकदम नए टाइप का प्रॉब्लम भी, ठीक है। और मैंने एक पार्ट दिया पोटेंशियोमीटर वाला पढ़ा, पोटेंशियोमीटर कौन है, पोटेंशियोमीटर वाला पढ़ा, उसमें वो पूछते हैं एडवांस में, तो समझ में कि नहीं ये पढ़ा है कि बाकी किसों का बाकी है वो पढ़ना, तो कोई बात नहीं, वो पहले पढ़ लेना। उसमें तो एक काम करो, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर वाला बताता हूँ बाद में क्या करना है, ठीक है। उसका एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा पोटेंशियोमीटर का, कोई डाउट नहीं बोलो बताओ। इसमें देखो ये हमने ऐसा किया था ना क्लास में, क्या किया कि पहले गैल्वेनोमीटर को शंट किया 4 ओम से, तो रिफ्लेक्शन रिड्यूस टू 1/5, तो पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, मान लो करंट I0 जाए, और गैल्वेनोमीटर को शंट किया है, जैसे यहाँ पे क्या कौन सा लगा दिया 4 ओम ना, हाँ 4 ओम लगा दिया है, तो क्या होगा I0 इधर जमीन करंट सेम है, कितना करंट जाएगा, रिफ्लेक्शन कितना हो गया 1/5, मतलब करंट भी कितना 1/5, इधर से I0/5 जाएगा, तो इधर से कितना जाएगा 4I0/5, ठीक है। अब क्या किया इसने, फर्दर शंट किया, तो अब ये 4 ओम वापिस शंट किया तो वापिस पैरेलल हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 ओम, तो अब इसमें करंट I0 है, अब मुझे इधर नहीं पता है कितना है, मुझे नहीं पता है कितना है, तो इधर कुछ मान लो I' है, तो इधर से कितना जाएगा I0 माइनस I', ठीक है। तो इधर देखो स्टडी करते हैं, पैरेलल कनेक्शन, तो क्या लिख सकते हैं I0/5 इंटू जी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 4I0/5 इंटू 4, इधर से जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं, इधर ओम्स लॉ क्या होगा I' इंटू जी अपना गया 16 इज इक्वल टू, इसको पूरा एक ही मान लो, इस सेगमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं, तो क्या होगा I0 माइनस I' इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और इतना मान लो एक कैलकुलेशन कितना होगा 4/3, ठीक है 4/3, तो इधर से I' निकालो कितना आता है, I0/30। अब पूछा है कंपेयर किया है डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो किसके साथ कंपेयर करना है 4 ओम, जब ये सन किया था ना उसके साथ, मतलब पहले डिफ्लेक्शन कितना था इसकी वजह से मिला था, अब डिफ्लेक्शन किसकी वजह से मिला इसकी वजह से, तो क्या करो रेशियो निकालो I0/5 अपॉन I', क्या वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ 1 अपॉन डिफ्लेक्शन ऑफ 2, मुझे दूसरे का डिफ्लेक्शन स्टडी करना है, I' की जगह कितना डाल दो I0/13, तो दूसरे में डिफ्लेक्शन कितना है 5/13 और फर्स्ट डिफ्लेक्शन कर लो चेक कौन सा है, B आएगा, ठीक है। इससे डेफिनेटली आ सकते हैं, सब एडवांस में आ सकते हैं, ठीक है, कोई स्टडी करा है मेनली जो क्वेश्चन था उसका एक और लगा दिया इसमें, क्या 8/13,
राइट अल्फा सर्किल धीरे खाली आधे टू की वजह से Yes. only because of 2 ohms. तो 2 ओम लगाए तो सही है। करंट में डिक्रीज डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन तो किसमें होता है, गैल्वेनोमीटर में ही होता है ना, वो करंट तो गैल्वेनोमीटर का ही लेना है। यही आएगा, एक बार एक करेक्ट कर लो भी, ये कहाँ से लिया क्वेश्चन मुझे पता है, कौन सी बुक से लिया, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी भी अपना सही। नेक्स्ट 11 ओके 11 है ना, ये भी देख रहे हैं, इधर एक्चुअल डायग्राम है, नीचे नहीं बना है, डायग्राम बता देता हूँ, क्वेश्चन वैसे है इजी, थोड़ा डायग्राम कंसेप्ट स्टडी करो ना। क्या दिया हुआ है इसमें, 2 सर्कल है, 2 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और सेंटर कोइंसाइड करे, वो पास हो गए एक दूसरे से, ये C1 है, तो इधर से दूसरा सर्कल पास होगा आइडेंटिकल, तो डायग्राम में ऐसा बनना है और इसका सेंटर यहाँ पे होगा, समझा है, ऐसा डायग्राम देखना चाहिए, दोनों सेंटर के कोइंसाइड कर रहे हैं। और क्या किया इधर ऐसे बैटरी लगा दी, और क्या पूछा है, पावर पूछा है, तो देखो वो क्या प्रॉब्लम, ये सब क्या है, रेजिस्टर ही है, जैसे मान तो एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, एक चौथा रेजिस्टर, कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और एक रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, बोलो सिमेट्री और वो सबसे एंगल से, तो एग्जैक्ट बीच में काम हो रहा है, आइडेंटिकल है, तो ये कितना एंगल बनेगा 120, देखो ओरली कैसे करता है, समझो ओरली हो जाएगा, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो कितना है, ये कितना होगा 120, पूरा कितना है, पूरा कितना है 360, सॉरी 36 ओम दिया ना, 36 ओम, तो इतने पार्ट का कितना होगा 12 ओम, 360 डिग्री में 36 है, तो 120 में कितना होगा 12, तो ये 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये बाकी कितना बचा, कितना पार्ट 24 ओम, 24 ओम, पूरा पैरेलल में, देखो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 और 24 कितना हो जाएगा 12, 12 12 और 12 3 है, कितना हो जाएगा 4, वोल्टेज कितना दिया है 20 वोल्ट, और कितना आ रहा है 20 वोल्ट है, और क्या पूछा है, पावर पूछा, तो 3 वोल्ट का तो VI, तो 20 इंटू 4 कितना आना चाहिए 80 वॉट, और तो दिया क्या होता है, हाँ सॉरी V² बाय R, तो V² कितना होगा 400, R कितना है आपका 4, तो आ गया, ठीक, डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं, कौन सा ये potential difference are potential difference B across resistance are varies with R, ये actually varies with R मतलब क्या, उसकी इक्वेशन बनानी है, तो फंक्शन बनाना है हमें, तो इधर क्या दिया हुआ है कि ये EMF ले लो एप्सिलॉन, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ये इंटरनल मोलर दिया है, मुझे कैपिटल R दिया है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
मतलब क्या टर्मिनल वोल्टेज V1, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर, आई किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस कैपिटल है और ये स्मॉल है, बन गए ना इक्वेशन। इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये सब मैथ्स के स्टूडेंट को ही पता चल रहा है इसका ग्राफ। और कोई डाउट? ओके, ये बता देता हूँ अप्रोच सॉल्व कर लेना है। कि कॉपर स्फीयर है छोटा है, उसको लोअर कर रहे हैं। कैसे लोअर कर रहे हैं कि दूसरा एक कॉपर कैसा हेमिस्फीयर है, उसमें लोअर कर रहे हैं, इसका वो डायमीटर बढ़ा है। कैसे लोअर कर रहे हैं, दोनों का सेंटर क्या आ रहा है, तो इम्पैक्ट। और ये जो बीच में जो स्पेस है, ये विजुअलाइज करता है, बीच में जो स्पेस है वो किससे भरती है, वाटर से भरती है। तो क्या पूछा है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वाटर का निकालना, ठीक है। तो इसको ना टॉप व्यू से देखो, तो ये कॉपर स्फीयर क्या है, छोटा है, ऐसे सर्कल दिखेगा, हेमिस्फीयर क्या है, बड़ा सर्कल दिखेगा। इधर क्या है, और ये क्या है, वाटर। तो इसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे इधर से एक रेडियस का एक हेमिस्फीयर, ऊपर से सर्कल दिखेगा, जैसे एक रेडियस का dx थिकनेस का, इधर ऐसे हेमिस्फीयर विजुअलाइज करो। ये यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर से एक रेडियस पे जैसे ये हेमिस्फीयर है वो यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर पूरा पानी का है, ये एलिमेंट है। तो इसका रेजिस्टेंस dr कितना होगा, फॉर्मूला लगा सकते हो, रो एल बाई ए। तो रो थिकनेस कितनी है, ये मतलब क्या, सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 2 पाई h, ये होगा हेमिस्फीयर। अब ऐसे छोटे छोटे क्या हेमिस्फीयर का बना हुआ है, कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। क्या करो, इंटीग्रल लिमिट क्या होगी, इसका सपोज रेडियस ये है, बाहर वाले का भी है, तो पानी क्या है, इससे भी बड़ा है, ठीक है, ये आएगा। अब ये सब है ना चीजें ध्यान रखनी है। इसमें ना एक क्वेश्चन मुझे तो ये एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो व्हाट है, नहीं बता, 13 डाउट नहीं है, सीक्वेंस में पूछ लो, सर्कल मार्क करके रखो है, तो रैंडमली नहीं पूछना है। 13 में देखो क्या दिया है, सिलेंडर दिए हैं दो, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार। क्या दिया है, दो सिलेंडर है, उसके बीच में मटेरियल भरा है, तो सेमी अप्रोच होगा ना, कौन सा एलिमेंट लोगे उधर, सिलिंड्रिकल एलिमेंट। तो क्या करना है, उसमें भी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाला एक कर लेना, उसके बाद सेम वो सिलेंडर वाला, तो एक आए तो क्या दूसरा ऐसा आ जाएगा। कौन सा 23,
इसमें देखो 23 नहीं हुआ, तो 23 में अप्रोच बता देता हूँ, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। क्या हुआ, रेजिस्टिविटी दी है, वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से ये हमने क्लास में किया था, ऐसा कि इंटीग्रेशन से पूरा रेजिस्टेंस निकाल दोगे, ये किया था हमने क्लास में ऐसा, बस मैं थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिया। तो इंटीग्रेट करोगे तो पूरा क्या रेजिस्टेंस निकल जाएगा, वो मान लो क्या है R0, ठीक है, वो R0 मान लो। अब क्या करना है, सेम इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ना, उसमें इधर से x तक ही इंटीग्रेट करो। क्या करना है, x तक ही इंटीग्रेट करना है। अब इधर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लो, Vx। तो शुरुआत में मैंने R0 निकाल दिया, पूरे का रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगा के I0 भी निकाल दिया, I0 मतलब इधर से वो करंट आ रहा था वो भी निकाल दिया। अब कितने पार्ट में ओम्स लॉ लगा, तो Vx इक्वल टू करंट I0 ही जाने वाला है, रेजिस्टेंस कितने पार्ट का सेम, लिमिट क्या आ जाएगा, उधर लिमिट क्या 0 to L होगी, तो अब क्या कर देना 0 to x आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। तो ये Vx जो है इसको डालोगे तो Vx क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x, तो इलेक्ट्रिसिटी और आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू क्या होता है dV by dt, उधर से हाँ, तो सर क्या है छोड़ो, ऐसा कुछ मीटिंग हो, ऐसा कुछ हो 24 हाँ, क्या हो इसमें, नहीं वो कौन सा इंटरनल वाला है ना, इसमें या फिर एक काम करते हो 24 का डी ऑप्शन, इसको सॉल्व करना हो तो देखो क्या करो, पोटेंशियल मेथड डायरेक्ट लगाओ, Vp माइनस Vq है, इसमें सेम अप्रोच बता देता हूँ, हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये डेफिनेटली सब एडवांस ऐसा टाइप वेरिएशन आ सकता है। क्या है, कैसे करंट बैटरी की है, इसकी पोलैरिटी यही है ना, ये एप्सिलॉन 1 R1 एप्सिलॉन 2 R2, लूप रूल लगा के क्या है निकाल सकते हो, इसमें ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। अब एक काम करो, इसको 0 करो, तो ये 0 0, यहाँ पे कितना होगा, एप्सिलॉन 1 इधर, एप्सिलॉन 2 करंट मिल चुका है, तो यहाँ पे मुझे x मान लो। अब इधर ओम्स लगाओ, इधर ओम्स लगाओ, तो x मिल जाएगा, तो Vp माइनस Vq इक्वल क्या होगा 0 माइनस x आ गया, तो अपना आंसर और आपस में डिस्कस करवाएंगे, हम लोग डिस्कस भी करना। 27 जी, इसमें क्या डाउट आ रहा है, क्या है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, हाँ रहे बाकी सबने किया सॉल्व, तो फिर हाथों लगा कैसे किया ये सॉल्व, करंट टू 25 वोल्ट पूछा है, अरे ये तो कितना ही, ये तो पोटेंशियल मेथड से एकदम हो जाएगा फटाफट, बाकी सबका आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है करंट थ्रू। अब ये सॉल्व करने का मैं बैठू, वापस ट्राई करना, दूसरों का आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वापस ट्राई करना, नहीं आया तो बता दूंगा, ठीक, बाकी ये तो हो गया, ठीक। ओके, इसमें क्या करना है, सबकी इक्वेशन बनानी है,
तो देखो इसमें भी अप्रोच देखो टेपर्ड दिया हुआ है, ऐसा होता है ना, एक पतला होता है मोटा होता है, टेपर्ड सेक्शन कहते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम अभी बताया ना, ये वाला वैसा ही है ना, क्या अलग है, बस शेप चेंज कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब भी पूछा है ना, वोल्टेज पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब पता चल रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, बस शेप क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसमें ना एलिमेंट वाला पार्ट थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, जैसे प्रॉब्लम भी क्या एडवांस में आ चुका है, आई थिंक ये वाला आ चुका है। बोलो क्या टेपर्ड सेक्शन ऐसा दिया है, तो इसमें एलिमेंट है ना, थोड़ा ध्यान से लेना होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, इधर से एक्स डिस्टेंस ले, इसका रेडियस कुछ r1 मान लो, इसका रेडियस r2 मान लो, ठीक है। अब इधर से ऐसे लाइन बनाओ, ये एंगल कुछ फाई ले लो, इसका रेडियस y ले लो, तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, dr इक्वल टू रो, di कितना होगा, di एरिया कितना होगा, पाई बाई स्क्वायर। तो अब पूरा तुम्हें एक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब आई को एक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखना चाहिए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो ये ट्रायंगल में tan पाई क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, r2 माइनस r1, ये इतना r1 है, पूरा r2, ये रेजिस्टेंस कितना होगा, r2 माइनस r1 अपॉन ये लेंथ भी l ले लो, पूरी लेंथ अपॉन l इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल जो होगा y माइनस r1 अपॉन x, इधर से y आ जाएगा, y को यहाँ पे डालो, पूरा क्या है, फंक्शन ऑफ x है, पता क्या करना, तो r इज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, सेम यहाँ पे डालो, ये तो इक्वेशन सारी ना, उसका ग्राफ आएगा। और फिर 31 में क्या होती है, देखो इसमें 31 में ना लॉजिक से करना है, तो क्या दिया हुआ है 31 में, जो डी ऑप्शन है वो बस देखना है, ए से बी कितना वो एनर्जी ले रहा है, दिया है कि ये जो सर्किट है एडी कितनी एनर्जी ले रही है, 50 वाट। अब उसमें से कुछ पार्ट क्या रेजिस्टर खा जाएगा, रेजिस्टर हमेशा खा ही जाता है, उसका कोई यूजफुल नहीं होता, वो इसमें कन्वर्ट होता है, कितना खा जाएगा, देखो पावर करंट दिया है, रेजिस्टर दिया है, कितना होगा I2R, 2 वाट खा जाएगा, कितना बचा है, 40 रुपीज को मिलेगा बैटरी को। कौन सा 42 क्या हुआ इसमें, ये तो इजी है ना, तो सर्किट को सॉल्व करना क्या फर्क पड़ता है, जैसे 2 एम्पियर है, यहाँ से कुछ आई करंट जा रहा है, जैसे कितना जाएगा 2 माइनस आई लगा बिल्कुल, बैटरी है तो क्या बोलो तो लगा, ठीक है। ये तो कॉम्प्रिहेंशन
42 और 43 कॉम्प्रिहेंशन 2, हाँ देखो पोटेंशियोमीटर है ये जो दिया ना, जब वायर से गैस वो सब दिया ना, पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर में बोला कि पोटेंशियोमीटर की थियरी पहले पढ़नी होती है, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो इसका आई थिंक पोटेंशियोमीटर ही होंगे, कॉम्प्रिहेंशन 1 2। इंटीजर वाला बाकी है क्या पढ़ना सर? उसमें थोड़े क्वेश्चन सफिशिएंट है, थोड़े क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, जैसे 42 में आप उसके रहने दो, उसके बाद कैसे करेंगे छोड़ दो, ठीक है। देखो पोटेंशियोमीटर है ना, उसका बेस एक दे देता हूँ और पढ़ना क्लियरली, पूरी जो पीडीएफ भेजी उसमें मेन है, क्वेश्चन देखा देख लेना, बाकी अपने आप सॉल्व करना, इसका ना बेस बता देता हूँ पोटेंशियोमीटर में। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ पार्ट क्या खा जाता है, तो जो वोल्टेज की एक्यूरेट रीडिंग आने की वो कभी मिलती नहीं। एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो पोटेंशियोमीटर बेस्ट ऑप्शन। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस नहीं है, पूरी सर्किट है। क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पे की होती है, तो कैसे रियोस्टैट होता है, और यहाँ पे ऐसे वायर होता है, जो मीटर रिंग में वायर होता है ना, वो एक वायर होता है, ठीक, मतलब क्या एक तरह का रेजिस्टर है। और इधर से एक्सटर्नल कनेक्शन होते हैं, ये अपनी जॉकी, इधर गैल्वेनोमीटर, इधर से एक्सटर्नल कनेक्शन, तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा सर्किट आएगी ना उधर है, उधर बैटरी रेजिस्टर पूरा कॉम्बिनेशन तो भी आता है। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो इधर बैटरी रेजिस्टर, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग होगा। तो मेन कंसेप्ट क्या है वो समझा देता हूँ। इधर ये पूरा मान लो ये लेंथ कुछ एल ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और डी। अब क्या करना होता है, जॉकी को घुमाना है, कंसेप्ट इधर वही है, कब तक घुमाएंगे यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, अब करंट जीरो हो, ये तो वायर है तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, इधर करंट जीरो तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू। अब पोटेंशियोमीटर का मेन कंसेप्ट क्या है, जब रीडिंग जीरो होती है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होता है, VD के, ये मेन कंसेप्ट। तो इधर रेजिस्टेंस इक्वल वायर की बात कर रहा हूँ, क्या होता है, रो एल आई। अब इस वायर के लिए रो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज प्रोपोर्शनल टू V इक्वल क्या होता है, IR। अब इधर से जो करंट जा रहा है वो करंट नीचे नहीं जाएगा, क्यों, इधर से करंट आएगा नहीं जाएगा, तो पूरा करंट क्या इधर से पास होगा। तो V इक्वल टू IR, मैं किस पे, इधर ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, I भी सेम है पूरे वायर में, तो I भी कांस्टेंट है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, V इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा L, इसको किसके साथ इक्वेट करना है, इसके वोल्टेज VB माइनस V। अब इधर बैटरी हो, कोई EMF हो, तो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन। रेजिस्टर या ऐसा कुछ दिया हो, सर्किट सॉल्व कर लो, मेन क्या है, ये वोल्टेज निकाल देना, ओम्स लॉ जो लगाना है वो लगाना, इसका वोल्टेज किसके साथ इक्वेट कर देना, ये होता है पोटेंशियल। और कुछ नहीं, मेक श्योर करंट क्या होना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन में करंट क्या होता है, ये होती है पोटेंशियल, ठीक है। इसका बेस बना दिया, वो जो थियरी है ना पीडीएफ में, थियरी में जो वो यही है, पढ़ लेना, क्लिक हो जाएगा, एक क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी सब अपने आप सॉल्व करना। उसके ना फॉर्मूला आते हैं पोटेंशियोमीटर के, तो बहुत स्ट्रांगली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला रखना मत, क्योंकि अगर एडवांस में ये मेन में तो आएगा नहीं, ओमिट हो चुका है, अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बेस आने नहीं वाला है। पोटेंशियोमीटर का ना ऐसा क्वेश्चन है, सर्किट की तरह सॉल्व करना, सर्किट की तरह सॉल्व करना मतलब क्या, आई जीरो है, ये एक सर्किट हो गई, इधर ओम्स लॉ लगा है, यहाँ पे दूसरी सर्किट है, इधर ओम्स लॉ लगा है, और फाइनली क्या करना है, इधर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज कैंसिल है, ये मेन है, ठीक है। सर्किट को ही सॉल्व करना, वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। तो सॉल्व करो, सैटरडे एक बार मुझे बताओ, तो सैटरडे तक का वो टारगेट रखो, टाइम मिले तो, दूसरे भी सब्जेक्ट करोगे ना, तो अगर टाइम मिले तो वो कर लेना, एक बार मुझे बताना, ठीक है। और बाकी भी कर लो, क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट वीक में दूसरी डीपीपी दे देता हूँ। मुझे बताओ कोई चैप्टर की चाहिए क्या, एक बोलो जिसमें नीड हो, जैसे काइनेमेटिक्स की बात करो, काइनेटिक्स में डायरेक्ट एडवांस की पीआई कर सकते, उसमें नीड नहीं है, ठीक है। तो कौन से चैप्टर की दे देता हूँ, पैरेलल में ना करना चालू कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दे देता हूँ, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन जाता है हाई लेवल, ठीक है।
विजय सर पेलू बंद कर दूंगी इसकी देखो तो ना